नमस्कार और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पिछले कई लेक्चर से, और इस लेक्चर के अंतर्गत भी हम लोग यही करेंगे। और सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली पहुंच रही है, तो उसके बाद हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जल्दी से बताएं क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्लियर। चलिए, थैंक यू। तो चलिए थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो स्तुति, वेलकम, संगीता, वॉइस नहीं आ रही संगीता, रंजना, नमस्ते। और ये है देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पर अब PCSJ और जुडिशियरी माने लॉ से जुड़े हुए एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराई जाती है, और अब आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट इस पर पढ़ाए जाएंगे, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो सब्जेक्ट आपके PCSJ, APO ऐसी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हैं जो उनके सिलेबस में है, और ऐसे लोगों द्वारा पढ़ाए जाएंगे जो कि उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अनअकैडमी पर दो तरीके की क्लासेस होती हैं। एक क्लासेस जो होती है स्पेशल क्लासेस, और एक क्लास जो होती है वो प्लस क्लासेस। अगर आप स्पेशल क्लासेस करना चाहते हैं तो सिर्फ अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, और उसके बाद आप PCSJ गोल डिसाइड करिए, और आपकी एक्सेस सारे स्पेशल क्लासेस तक हो जाएगी। और स्पेशल क्लासेस का मतलब ये होता है कि फ्री की क्लासेस, उसके लिए आपको किसी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप उस क्लास का लाभ सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्लस के क्लासेस करूं, यानी ये जो नए नए बैच शुरू हो रहे हैं किसी एग्जाम को, किसी स्टेट को टारगेट करके, तो इन बैच का भी मैं लाभ उठाऊं, तो आपको प्लस की क्लासेस ज्वाइन करनी है। और प्लस की क्लासेस ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये इसके बाद ही आप प्लस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर सब्सक्रिप्शन लेने के चार्जेस क्या हैं, तो आप देख सकते हैं 1 मंथ का ये हो गया, 3 मंथ का ये हो गया, 6 मंथ का ये हो गया। इस तरीके से 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप जो इच्छा हो अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। एक सुविधा और है कि आप कोई भी इसमें ऑप्शन चुनेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट में भी फ़ी पेमेंट करने की सुविधा मिल जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट में भी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट और हो जाए, तो आपको राय लाइव कोड को यूज़ करना होगा, RAILIVE, जिससे आपकी फीस में 10% का एडिशनल डिस्काउंट हो जाए। मतलब फीस वैसे ही इतनी कम है, उसके बाद भी आपको 10% का डिस्काउंट इस कोड को यूज़ करने से हो जाए। अच्छा, बबलू प्रसाद प्रणाम। ये मैं बता दूं, इस समय T20 मार्क टेस्ट भी चल रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। T20 मार्क टेस्ट भी चल रहा है, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे सुबह चलता है। और जितने भी IPC, CRPC, एविडेंस और CPC ये मेजर सब्जेक्ट हैं, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का ये यूट्यूब चैनल है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर ये लेक्चर चल रहा है। ये टेलीग्राम चैनल है, उसमें मुझसे जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, UA जुडिशियरी धर्मेंद्र। इस तरीके से आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरी क्लास के संबंध में या फिर अन्य लॉ से जुड़ी हुई चीज़ों के संबंध में जानकारी वहाँ ले सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि हो सकता है कि आगे आने वाली क्लासेस में मैं रैपिड रिवीजन कराऊं, यूट्यूब पर रैपिड रिवीजन कराऊं, और इसमें हो सकता है कि पहला सब्जेक्ट एविडेंस ही हो, और एविडेंस के एक एक लाइन हम लोग डिस्कस कर जाएंगे।
सुपर फास्ट तरीके से, यानी वो मेंस का पर्पज के लिए नहीं होगा, वो प्री के पर्पज के लिए ही होगा। इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट करके हम लोग सारे सब्जेक्ट को सॉल्व कर जाएंगे। सस्मिता नमस्ते। चलिए अब ये पहला क्वेश्चन आप करिए, पहला क्वेश्चन करिए कि दो स्टेटमेंट नीचे दिए गए। पहला कहता है कि द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, और रीजन कहता है कि ए बिल पास्ड बाय द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम द लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। इसके संबंध में क्या सही है? दिव्या नमस्ते। इसके संबंध में क्या सही है? आप लोगों का स्तुति शैनी, सॉरी क्यों बेटा? स्तुति बी है, नीतू है, स्तुति है, मयंक है। हाँ, तो आप लोगों की ओपिनियन ये है कि ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो। हाँ बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं। ये पार्ट है पार्लियामेंट, और कोई बिल उसके सहमति के बिना कानून भी नहीं बन सकती, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अंग है इसलिए कानून नहीं बन सकता। दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेन सही नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, which writ is issued by the high court to the lower court to stop legal action? माने कौन सी रिट जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की कानूनी कार्रवाई को करने से रोक सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्सियोरी। SKKM, नेहा, स्तुति, मयंक, पॉल, नीतू, नेहा, गुड इवनिंग नेहा, दिव्या। हाँ बिल्कुल, आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। ये प्रोहिबिशन रिट है। आप जानते हैं प्रोहिबिशन और सर्सियोरेरी दोनों जुडिशियल रिट हैं, लेकिन एक ये निर्णय से पहले होती है और दूसरी निर्णय के बाद होती है। यानी एक को निर्णय करने से रोकती है प्रोहिबिशन, और दूसरा निर्णय आने के बाद उसको लागू होने से रोकती है, उसके प्रभाव को रोकती है। चलिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स is not performed by the election commission? इलेक्शन कमीशन का कौन सा काम नहीं है इसके अंतर्गत? दिव्या, नीतू, SK, रंजना। हाँ बिल्कुल ठीक है, पॉल, आनंद, स्तुति, दिव्या। हाँ बेटा ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उसका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज जुडिशियली रिव्यूड इन द SR Bombay केस बाय द 9 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बताइए, SR Bombay केस में जो 9 न्यायाधीशों के पीठ द्वारा किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई थी? आप बता सकते हैं। 4 का, अच्छा, नीतू, मयंक, स्तुति, दिव्या, रंजना। चलिए, तो आप लोगों का ओपिनियन ये लग रहा है मुझे, ज़्यादातर लोग यही ओपिनियन दे रहे हैं कि सेक्शन आर्टिकल 356, हाँ 356 आर्टिकल जो है आपका करेक्ट आंसर है, और यही जो है राष्ट्रपति शासन यानी संवैधानिक तंत्र के विफल होने के संबंध में वो उस केस को जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग the provision for the protection of improvement of environmental and safeguard for forest and wildlife are found in the Constitution of India? ये कहाँ है? ये है आपका तो आप लोगों की ओपिनियन बिल्कुल सही जा रही है मुझे लगता है। तो ये है, ये जो है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, यानी आर्टिकल 48A में भी ये चीज़ मिलती है और आर्टिकल 51A में भी ये चीज़ मिलती है। तो इसलिए ये DPSP भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर दीजिए। बताइए बताइए जल्दी इसका आंसर दीजिए, टाइम आपका खत्म हो रहा है। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। ठीक है, पहला सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, who said India is a quasi फेडरल स्टेट? क्वासी फेडरल किसने कहा था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 7। अरे वाह, इसका तो आंसर हम जानते थे कि आप लोग इतना जल्दी बताएंगे कि केसी हियर, है ना? हाँ बिल्कुल, ये आसान है आपके लिए, केसी हियर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। Arrange the following events in a chronological order and select the correct answer from the codes given below. इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? 8th क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ये ऑप्शन सही है, ये हरी सिंह वाला, फिर उसके बाद इन्फोर्स करना, फिर उसके बाद सॉवरेन सोशलिस्ट, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेंट्रल लॉ। ये स्टेटमेंट है और रीजन है कि द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल सही, स्तुति, नेहा, कृतिका, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, और लोग भी बताएं इसको। स्तुति, नीतू, दिव्या, रंजना, हाँ बच्चों बिल्कुल ठीक है। तो आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ए और आर दोनों सही भी हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए बहुत बढ़िया ममता, प्रखर। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। नेशनल पंचायती राज
डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन? पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए बताइए जल्दी। पंचायती राज दिवस, बहुत बढ़िया। स्तुति, कृतिका, मयंक, उजाला, नेहा, कृतिका, दिव्या, स्तुति, हाँ ठीक है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। 24 अप्रैल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Which of the following article was inserted by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 to provide the participation on workers in management? इसका आंसर दीजिए। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? कविता थापा, प्रखर जायसवाल, दिव्या तिवारी, ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड इन इंडिया? यानी लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? निधि राय, नीतू सिंह, दिव्या तिवारी। लोक निधि का बच्चों अभिभावक कौन होता है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसकी नियुक्ति कहाँ होती है? सेक्शन नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत। करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। हटाया कैसे जाता है? उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, क्या था? संविधान का अनुच्छेद 370 क्या था? एक स्थायी उपबंध, नियमित उपबंध, एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। 13 का आंसर आप लोग दे रहे हैं प्रखर जायसवाल, रंजना, कविता, मयंक, SK, स्तुति, निधि, 43 नहीं है बेटा, 43A है वो। फिर उसके बाद अंशिका। चलिए ठीक है, आप लोगों का कहना ये है कि ये टेम्पोररी और ट्रांजिशनल प्रोविजन है, ठीक है, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। अगला क्वेश्चन कर लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लॉ, बिल, प्रपोजल, एक्ट। का आप क्या बता रहे हैं बच्चों? सी। कृतिका कौन सा बेटा बात कर रहे हो आप? कृतिका एक बार बात बता दीजिए, कौन सी बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, आप लोगों का आंसर सही आ रहा है यहाँ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15।
एक मिनट अरोरा जी, मैं आपका देख लेता हूँ कौन सा आर्टिकल है बेटा। आप कृतिका किसकी बात कर रहे हैं आप? बेटा तो उसमें मैंने एडिट किया था ना, 43A लिखा तो है हमने, 43A तो हमने लिखा ही है, तो उसमें कहाँ कंफ्यूजन रह गया है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ 43 मैंने लिखा है कि नहीं? 43A है, लिखा तो है, तो लिखा है ना, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही ना आया है। और प्रबंधन की भागीदारी की जो बात करता है वही वही नहीं करता है। ले तो मतलब संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन से एक ही जगह 39 यही है। आप समझिए कि डीपीएसपी में मैक्सिमम चाहे 48A हो, चाहे 43A हो, चाहे 39A हो, सब 42वें संविधान संशोधन से ही, सब 42वें से, सब नहीं, मतलब अब 49 और 43B भी जोड़ा गया है, तो वो 49 से तो नहीं है, अरे क्या कहते हैं 42nd से नहीं है, लेकिन ये सारे 42nd से ही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द रेट कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? इट कंसिस्ट ऑफ 15 members. All members are nominated by the speaker. Minister of Law and Justice must be its member. If deputy speaker is its member, he heads the committee. इसका जवाब दीजिए तो भैया, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? कठिन क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ जाइए कि चूज योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। स्टेट 29 हो गए थे, 7 यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन अब आप जान ही रहे हैं कि वो एक स्टेट घट गया और यूनियन टेरिटरी एक बढ़ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन आर्टिकल 51A? इसमें से कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता? हाँ बेटा नहीं, हाँ बिल्कुल, इसका बताइए। आसान है, बिल्कुल आसान लग रहा है मुझे तो। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये सब हैं, लेकिन ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कर लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया एंड गिव द करेक्ट आंसर।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? टीम का आपका मतलब है कि ये आंसर सही होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ उसकी खासियत है, इसकी सब कुछ खासियत है। ये क्वेश्चन नंबर 19 आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड टुडे ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया? कौन आज भारतीय दलीय व्यवस्था का एक सामान्य विशेषता नहीं रह गई? कौन सी है ऐसी? बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये है। मोस्ट ऑफ द पार्टी आर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी एंड कंसर्न विथ नेशनल इंटरेस्ट। यही समस्या है ना, ये विशेषता थोड़ी। कौन सी पार्टी में ऐसी विशेषता पाई जाती? कोई है ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय हित की भावना से प्रेरित हो? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 20, arrange the following cases of the Supreme Court of India relating to personal liberty in correct chronological order. ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है। 21 कर ली, 21 कर ली। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कौन से आर्टिकल में है? हाँ दिव्या, 21 का आंसर दीजिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत किस आर्टिकल में है? बिल्कुल, ये 75 के क्लास नंबर 3 में है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मतलब कहा जाता है कि एक नाव में जैसे आदमी बैठा रहता है, एक की भी गलती हो तो पूरी नाव डूब जाती है, वैसे ही यहाँ पार्लियामेंट का भी सिस्टम है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक की गलती से उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, एसर्शन है कि राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। रीजन क्या है? कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड नो प्रोविजन फॉर एजुकेशन बिफोर मेकिंग राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार बनाने से पहले हमारे संविधान में शिक्षा के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसमें से क्या सही लग रहा है? 22 का आप आंसर दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं बच्चों, गलत दे रहे हैं। ये बात सही कि राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आर गलत है। ये कह रहा है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड नो प्रोविजन फॉर एजुकेशन बिफोर मेकिंग द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। मतलब जब राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने से पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के संबंध में कोई प्रोविजन नहीं था? था ना? हाँ था। आर्टिकल 45 सीधे सीधे कहता था कि डीपीएसपी में बताया गया था इसको।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ट्रू है पर आर फॉल्स है। हाँ, ये 23 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। Which one of the following is not included in Article 21 of the Constitution of India? ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो बताने लायक ही नहीं। ये क्वेश्चन कर लीजिए 24, ये तो राइट टू डाई है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। 24 कर लीजिए। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर? विधि के विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट को कौन सलाह देता है? अटॉर्नी जनरल की, एडवोकेट जनरल की, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, नन ऑफ द अबव? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो है एडवोकेट जनरल। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि टाइम हम लोगों का ओवर हो गया है। आगे हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे। मंडे टू फ्राइडे ही रहता है ये, और 2-3 सेट कराने के बाद, इसके बाद 2-3 सेट कराने के बाद आप लोगों को मैं रैपिड रिवीजन कराऊंगा। आप लोगों को मैं रिवीजन कराऊंगा मेजर एक्ट से ही, और उसको आप अटेंड करिएगा, ठीक है। तो ये 3 मुश्किल से 3 या 4 क्लास के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे उसका, और 1 लाइनर चीज़ें हम बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको मैं अंडरलाइन कर करके आपका रिवीजन करा दूँगा, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, हेलो शिवेंद्र विश्वकर्मा।